जैसे एक बच्चा बोला पाइप का साइज शायद छोटा कर दे तो हाय रे होठ लाली, हाय रे मेरी बात सुनो, क्या बोल रहा हूँ, अगर इससे कम हो जाएगा बीटा तो ब्लॉकर यानी बेटा, बेटवा सब क्या होता है, बकलोल चैनल होता ब्लॉकर है, वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ इसका ट्रिक क्या है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब होता है सिम्टम। यहीं से कारण समझ में आ जाएगा तो आपको रोकना चाहते तो इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस लाइव सेशन में। आज के इस क्लास में हम लोग फार्माकोथेरेपेटिक्स का एक चैप्टर नंबर 2 जिसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस के बारे में पढ़ना है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, जिसका पहला सिलेबस में अगर देखा जाए तो हाइपरटेंशन है। देखिए मैं आपके साथ सिलेबस शेयर कर दिया हूं। सिलेबस में अगर आप देखेंगे चैप्टर नंबर 2 है, उसको दो भागों में बांटा गया है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और दूसरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पर बेसिकली उससे रिलेटेड डिजीजेस के बारे में पढ़ना है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड डिजीजेस काफ़ी सारे आपके सिलेबस में हैं, जिसमें आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे हाइपरटेंशन एंड नेक्स्ट लेक्चर हमारा एंजाइना, फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हाइपरलिपिडीमिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, इस तरीके से आएगा। आज हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर। अब हर एक डिजीज का क्या क्या पढ़ना है आपके सिलेबस में, ध्यान रखना। सबसे पहले उसका परिभाषा क्या है, वो बीमारी, इटियोपैथोजेनेसिस कारण, इटियोपैथोजेनेसिस का मतलब होता है उस बीमारी का कारण क्या है एंड कैसे बॉडी में डेवलप हो रहा है वो बीमारी। देन उसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है सिम्टम, सिम्टम पढ़ना है। फिर नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। देखो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब हुआ कौन कौन सा दवा वहां पे यूज होगा, नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट यानी कि बिना दवा के कैसे आप उसको सही करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आप इसको यहां पर कवर करने वाले हैं हर एक डिजीज का। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। सो आप सभी लोग एकदम तैयार हो जाइए हाइपरटेंशन को पढ़ने के लिए। हाँ, कुछ चीज़ें आप पहले से भी जानते होंगे एंड जो चीज़ें नहीं भी जानते होंगे तो कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, शुरू से स्टार्ट करूंगा कि भाई हाइपरटेंशन होता क्या है। देन इसको धीरे धीरे बहुत एडवांस लेवल एकदम प्रॉपर मैनेजमेंट, कौन कौन सी दवा यूज होती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ एक्सप्लेन करूंगा। देन आपके एग्जाम में पूछे हुए एमसीक्यूज को भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलो हाइपरटेंशन की मैं बात कर रहा हूं। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, सबसे आसान तरीका हाई ब्लड प्रेशर, इसी को हम लोग क्या कहते थे, हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर। अब एक चीज़ें मैं आपसे सवाल करता हूं कि बताइए जब भी ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं तो वो किसका किया जाता है। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स जो भी है हमारी रक्त नलिकाएं हैं वो दो प्रकार हैं, एक आर्टरी और एक वेन। तो आप हमें बताइए कि जब भी आप ब्लड प्रेशर मेज़र करते हो तो वो किस चीज़ का करते हो, आर्टरी का या वेन का। तो बीपी जब भी मापा जाता है वो आर्टरी का मापा जाता है, आर्टरी का, ध्यान रखना किसका मापा जाता है, आर्टरी का। अगर इसी में एक और सवाल आपसे मैं पूछूं कि जब भी आप इंजेक्शन लगाते हो, सीधा नस में अगर सुई देना है तो फिर किसका करते हो, तब किस में सुई लगाते हो, तो वेन में। आर्टरी में कभी सुई नहीं लगती भाई। इंजेक्शन जब भी लगता है, इंजेक्शन जब भी लगता है अगर नस में लगना है तो वो आर्टरी में नहीं वेन में लगेगा, वेन में। इसीलिए जब भी लिखा जाता है तो आईवी यानी इंट्रावेनस, नॉट आईए, इंट्रा एट्रियल नहीं। आर्टरी में कभी भी नहीं दिया जाता है सुई, अगर आर्टरी में देंगे तो याद करो हाथ काटने वाला सिम्टम है ना, हाथ काटना पड़ गया था, तो आर्टरी में सुई नहीं दी जाती है। तो एक बात को आज से कान खोल के याद रख लेना, सुन लेना कि कभी भी आपको बीपी मेजर करना है तो वो आर्टरी का, जबकि इंजेक्शन देना है तो वेन का। अक्सर लोग गलती करते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन वगैरह अगर कोई पूछ दे तो कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हाइपरटेंशन का मतलब क्या है, तो हाई ब्लड प्रेशर। अब हाई ब्लड प्रेशर में पहले तो आप हाई का मतलब समझिए यानी ज्यादा, एंड बीपी का मतलब हो गया ब्लड प्रेशर। तो पहले तो आपको यह समझना होगा कि ये बीपी क्या होती है, ब्लड प्रेशर क्या होता है ना। ब्लड प्रेशर का समस्या क्या है, तो देखो ब्लड प्रेशर का मतलब है कि ब्लड के द्वारा जो दाब लगाया जा रहा है, इसको हिंदी में रक्तचाप कहते हैं, यानी रक्त के माध्यम से जो भी प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है उसको रक्तचाप कह देंगे, ब्लड प्रेशर कह देंगे। अच्छा, ब्लड कहाँ पर प्रेशर लगाएगा, तो बेसिक सा एक इमेजिनेशन मैं बता रहा हूँ, ऐसा समझो कि आप एक नली है या तो पाइप है, उसमें पानी का बहाव कर रहे हो, है ना। एंड अगर पानी का मात्रा आप ज़्यादा कर दोगे या तो पानी का बहाव तेज कर दोगे तो उससे पाइप पर जोर पड़ता है ना, पाइप पर जोर पड़ता है और पाइप पूरी तरीके से फूल जाता है, एकदम टाइट हो जाता है।
और एक समय पे पाइप को थोड़ा कम, पानी को थोड़ा कम कर दो या पानी का बहाव, प्रेशर वगैरह को कम कर, पानी का बहाव को कम कर दो तो पाइप थोड़ा लूज हो जाता है। तो वो पानी जब बहता है तो पाइप के ऊपर प्रेशर लगाता है ना। हाँ, वैसे ही हमारे बॉडी में ब्लड वेसल्स हैं, रक्त नलिकाएं हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा, ये ब्लड वेसल्स का इमेज मैंने लगाया है एंड इसकी, ये ब्लड वेसल्स है राइट, एंड इसमें आपका ब्लड फ्लो करता है। ये देखो ब्लड फ्लो कर रहा है एंड ये ब्लड फ्लो करने के दौरान ये जो ब्लड वेसल्स के वॉल हैं, है ना, वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स यानी रक्त नलिकाओं के जो दीवार हैं उसके ऊपर प्रेशर लगाता है, चाहे वो आर्टरी हो या वेन हो, सबके ऊपर प्रेशर लगाता है। एंड जो प्रेशर लगाता है उसी प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब बोलेंगे सर वेन का क्यों नहीं ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, आर्टरी का क्यों करते हैं? तो आर्टरी का इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो आर्टरी है इसमें आपको पता है कि हमारा हार्ट जब पंप करता है तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो किस में आता है, आर्टरी में आता है ना, ऑर्टा के माध्यम से पूरे बॉडी में, इस तरीके से ऑर्टा के माध्यम से पूरे बॉडी में जाता है, जबकि वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा होता है। तो वेन का प्रेशर ऑलवेज थोड़ा कम होता है, ठीक है, जबकि आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है, आर्टरी में एक्चुअली प्रेशर ज़्यादा होता है। तो हम लोगों को एक्चुअल ब्लड प्रेशर फील तभी हो पाएगा कि हाँ भाई इसका बढ़ा हुआ है घटा हुआ है, जब हम लोग आर्टरी को नापेंगे, ठीक है, आर्टरी को। इसीलिए आर्टरी का ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, ठीक है। हाँ, अब ये आर्टरी के ऊपर जब प्रेशर लगता है, कह सकता है कोई भी पूछे आपसे कि बताओ भैया ब्लड प्रेशर क्या है, तो बताना कि जो आपके बॉडी का सिस्टेमिक आर्टरी है, सिस्टेमिक आर्टरी मतलब कुछ अलग नहीं है, सिंपल सी बात है, बॉडी में जो आर्टरीज हैं जिसके द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है, उसमें जो ब्लड के द्वारा प्रेशर लगाया जा रहा है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा लग जाए तो उसको हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अरे नहीं समझ में आई बात, बनी नहीं बनी? नॉर्मल ब्लड प्रेशर आप सभी को पता होगा कितना होता है सर, तो 120/80। एक चार्ट दिखा रहा हूं, देखो नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 सबको पता होगा। हाँ सर हमको पता है, 120/80 बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। किस यूनिट में होता है वो भी बताओ, तो एम ऑफ एच जी, ये प्रेशर का एक यूनिट है और कुछ नहीं, ठीक है, 120/80। तो ये नॉर्मल रेंज है। अच्छा ये दोनों क्यों दिया हुआ है, दो गो मतलब क्या होता है, ऊपर वाला हमारा सिस्टोलिक कहलाता है, देखो नॉर्मल लिखा है ना 120/80, नीचे रहता है डायस्टोलिक। अब ये सिस्टोलिक क्या है, डायस्टोलिक क्या है, तो आपको तो पता है कि आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी करता है, रिलैक्स भी करता है। तो जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट तो उस समय प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उस समय के प्रेशर को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, एंड जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है तो उस समय के प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो जब हार्ट जाहिर सी बात है जोर लगाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, तो ऑलवेज ऊपर वाला बड़ा होता है, क्योंकि ऊपर वाला क्या होता है, सिस्टोलिक होता है, एसपी यानी सिस्टोलिक प्रेशर, नीचे वाला डीपी यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर ऑलवेज कम रहता है, ठीक है। एंड नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इज 120/80 यानी 120/80 अच्छा है, ठीक है, इतना होना ही चाहिए। इससे कम होगा तो फिर क्या कहलाएगा, वो हाइपोटेंशन कहलाएगा। अगर इससे कम हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, प्लीज आप सभी लोग बताएं मेरे साथ, क्या होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, है ना। मैं रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनना, लेकिन पहली बात मेरी बात सुनो, क्या बोल रहा हूं, अगर इससे कम हो जाएगा तो वो हाइपोटेंशन, हाइपो मतलब कम होना, हाइपर मतलब ज्यादा होना, तो अगर ज्यादा हो जाएगा तो वो हाइपरटेंशन हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना, राइट। मैंने क्या बोला दोस्त, मैंने सिंपल सी बात अभी तक कही, शुरू से बोल रहा हूं, फिर से ध्यान से सुनना। मैंने सिंपल सा कहा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कि ब्लड के द्वारा जो आर्टरी पर प्रेशर लगाया जाता है उसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। अच्छा हाई ब्लड प्रेशर क्या है, तो सिस्टेमिक आर्टरी के ऊपर ब्लड के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाए अगर नॉर्मल रेंज से ज्यादा हो जाए, है ना, हाइयर देन नॉर्मल रेंज, देन इट्स कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर, राइट। हाँ, अगर नॉर्मल रेंज से कम हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, हाइपोटेंशन, वो भी एक समस्या है। हाइपोटेंशन उसको क्या कह देंगे, यहां पे लिख लो, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन। अगर हाइपो वर्ड लगा हुआ यानी कम हो रहा है, इसका मतलब होता है कम होना, है ना, जबकि हाइपर का मतलब होता है ज्यादा होना। ओके अभी बस डेफिनेशन समझे हैं। क्या बोल रहा है, इट इज अ कंडीशन
व्हेन द सिस्टेमिक आर्टरीज ब्लड प्रेशर, सिस्टेमिक आर्टरी मतलब बॉडी की जो आर्टरीज हैं, धमनियां हैं, जो ऑक्सीजनेटेड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रवाहित करती हैं, उसमें कह रहा है इट इज द कंडीशन व्हेन सिस्टेमिक आर्टरीज ब्लड प्रेशर इज हायर देन इट्स नॉर्मल, यानी नॉर्मल से ज़्यादा अगर आर्टरी में, सिस्टेमिक आर्टरी में ब्लड प्रेशर आ रहा है तो उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। इट इज़ नोन एज हाई ब्लड प्रेशर, इसी को हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर कोई बोलेगा ब्लड प्रेशर क्या है, तो ब्लड प्रेशर इज द मेजरमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू द आर्टरी वॉल्स, यानी ब्लड प्रेशर एक माप है किस चीज़ का, तो आर्टरी के वॉल पर जो फोर्स लगाया जाता है, बल है ना, प्रेशर लगाया जाता है एक तरीके से, उसी को हम लोग ब्लड प्रेशर कह देते हैं। एंड हाई ब्लड प्रेशर के अब कारण क्या क्या हैं? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। क्या क्या बेहतर कारण हो सकता है मेरे साथ बताओ। देखो, सबसे पहली बात, आप ऐसे पाइप में पानी जा रहा है, किस किस कारण से पाइप के ऊपर प्रेशर बढ़ सकता है? तो पहला तो ये हो सकता है कि हम पानी का मात्रा ज़्यादा कर दें, पानी का मात्रा ज़्यादा कर दें, उससे पानी, पाइप इतना ही है लेकिन पानी ज़्यादा जाने लगेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। यस, वैसे ही है, एक कारण ये है कि शायद आपके बॉडी में ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए, ब्लड का मात्रा ज़्यादा हो जाए, जिस वजह से प्रेशर, है ना, जिस वजह से प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। यस, एक कारण ये हो सकता है। और कोई दूसरा कारण बताओ, कोई मेजर कारण बताओ। तो दूसरा मेजर कारण ये है कि आपका ये अथेरोस्क्लेरोसिस एक टर्म होता है, यहां दिख रहा है अथेरोस्क्लेरोसिस, है ना। दूसरा अथेरोस्क्लेरोसिस, अथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या, जैसे एक बच्चा बोला पाइप का साइज शायद छोटा कर दे, तो हाँ ये भी हो सकता है। कैसे? तो पाइप के अंदर लंबे समय तक पानी बहने की वजह से हो सके पाइप के अंदर कजली बैठ जाए, जिससे अंदर का एरिया कम हो जाए, है ना। हाँ, वैसे हमारे शरीर में जब रक्त बहता रहता है तो ब्लड में हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है, और कुछ एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, आप लोग सुने होंगे बैड कोलेस्ट्रॉल, जिसको शॉर्टकट में एलडीएल कहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल जो चिपकू होता है, चिपकू यानी चिपक जाता है ना, हमारे ब्लड वेसल्स में, और वो इस तरीके से हमारे ब्लड वेसल्स के एरिया को कम कर देता है, जिससे रक्त मतलब जगह सकड़ा हो जाता है। जैसे देखो ये एक प्लेक बना दिया, क्या कहते हैं इसको, एक तरीके से जाम कर दिया रास्ता, होता है ना, कैसे नाली जाम हो जाता है, वैसे एक तरीके से जाम हो गया और बहुत कम जगह बचा। जाहिर सी बात है खून तो उतना ही है लेकिन जगह कम हुआ तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ेगा। हाँ, तो कोई पूछेगा अथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, तो अथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड वेसल्स, यानी कि आपके रक्त नलियों में जो कोलेस्ट्रॉल का जमाव होता है जिससे कि वो प्लेक फॉर्मेशन हो जाते हैं, उसको अथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एंड इट इज़ द मेजर इशूज, मेजर कारण है कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन कॉज करने का। और भी कुछ कारण है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि आपका ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाता है, अगर पाइप को ही हम चाप देंगे तो जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ, ये भी कारण हो सकता है। तो बहुत सारे कारण हैं, सभी कारणों को मिला करके हम लोग अभी समझेंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि हाइपरटेंशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो नॉर्मल रेंज होती है 120/80, कितना होता है 120/80, ये तो हो गया नॉर्मल। एक होता है प्री हाइपरटेंशन, यानी हाइपरटेंशन है नहीं लेकिन अगर किसी का नॉर्मल है ना, नॉर्मली कंडीशन में भी अगर किसी का 120 से 129, जनरली मान लो 130/80 तक रेगुलर बेसिस पे रह रहा है, 130/80 रेगुलर बेसिस पे रह रहा है, तो कहीं ना कहीं हाइपरटेंशन भविष्य में हो सकता है, उनको थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है ना, उनको थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं क्या, अब हम लोग आ जाते हैं क्या, अरे भाई सब कुछ सही है, क्लासेस चल रही हैं प्रॉपर, टेक 1 सेकेंड, रुक जाइए थोड़ा सा, जस्ट वेट एंड वॉच। सही चल रही है भाई, चैट में बताओ यार, क्लास कहीं रुकी तो नहीं है। हाँ गुड, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो गुड। मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने क्या बोला कि एक हो गया प्री हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन कब से कब तक होता है बताओ, 130/80, अगर किसी का नॉर्मल आ रहा है, अगर कोई दौड़ भाग के आएगा जाहिर सी बात है उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा रहेगा तो उसको नहीं माना जाता है, रिलैक्स स्टेट में, ठीक है, उसको कहते हैं प्री हाइपरटेंशन।
एक होता है स्टेज 1 हाइपरटेंशन, ठीक है। अगर उससे ज्यादा हुआ, जैसे 130 से 140, मान लो यहां 140 लिखा है, 140 नीचे 90, तो 140/90 अगर रहे तो ये स्टेज 1 हाइपरटेंशन है। क्या? स्टेज 1। यहां से दवा खाना शुरू होना पड़ेगा, यहीं से दवा चलना शुरू हो जाता है। प्री हाइपरटेंशन में कोई सिम्टम वगैरह नहीं दिखता है, लेकिन स्टेज 1 में आने के बाद सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं। सॉरी, मेरा पेनवा गिर गई। आई हो दादा, हमार कॉलम तक गईल। रुक जा भैया लोगिन, चला है ना। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। मैंने बोला कि स्टेज 1 हाइपरटेंशन 140/90 के लमसम होता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी का 140 से ज्यादा आ रहा है, रेगुलर बेसिस पर 140 से ज्यादा आ रहा है, 150, 160, 170 और नीचे 90 से ज्यादा, है ना, 90, 95, 100, 90 भी आ रहा है, तो ध्यान रखना क्या है, वो स्टेज 2 हाइपरटेंशन है। यानी पूरी तरीके से सिम्टम्स दिखने लग जाएंगे। एंड फिर उसके बाद होता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस का मतलब हुआ इमरजेंसी। यहां पर कुछ भी हो सकता है, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, कुछ भी आ सकता है, कहीं का भी नस फट सकता है। अगर किसी का 180 से ज्यादा और नीचे 120 से ज्यादा आ रहा है, ये बहुत इमरजेंसी सिचुएशन है। ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। अगर हुआ है तो तुरंत से इमरजेंसी है, तुरंत से डॉक्टर के पास लेके जाओ, ठीक है। मैंने क्या बताया भाई, बताओ। ब्लड प्रेशर के क्लासिफिकेशन, सबसे पहले नॉर्मल रेंज 120/80, 130/90 रहेगा प्री हाइपरटेंशन। स्टेज 1 140 से बटे 90 के लमसम रहेगा। स्टेज 2 में 140 से ज्यादा 50, 60, 70, 80 तक भी जाएगा, नीचे 90। जबकि स्टेज 3 जिसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं, है ना, ये 180 से ज्यादा गया तो समझ जाओ कि बहुत गंभीर समस्या है भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब समझो पैथोजेनेसिस, कैसे होता है हाइपरटेंशन, कैसे होता है हाइपरटेंशन। देखो, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। हमारे बॉडी का जो प्रेशर है, वो ब्लड प्रेशर है, वो एक इसेंशियल ब्लड प्रेशर कितना होता है बताओ। अच्छा, इसेंशियल ब्लड प्रेशर का मतलब क्या हुआ सर? इसेंशियल मतलब जरूरत, उतना तो ब्लड प्रेशर होना ही चाहिए, नहीं तो ब्लड सर्कुलेट ही नहीं कर पाएगा। कितना है बताओ, कितना है? सुधीर कुमार बता रहे हैं 120/80। वेरी गुड, ठीक है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 120/80 ये इसेंशियल है, इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए, इतना तो होना ही चाहिए। लेकिन इससे ज्यादा हो जाए तब दिक्कत है। तो हमारे बॉडी में इसेंशियल ब्लड प्रेशर को कंटिन्यू रखने के लिए, जितना जरूरत है उतना ब्लड प्रेशर के लिए मेंटेन करने के लिए एक सिस्टम है जिसको हम लोग कहते हैं RAAS सिस्टम। क्या कहते हैं? रास, इसको कहते हैं रास, यानी RAAS। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? रेनिन, रेनिन, ध्यान से सुनना, एंजियोटेंसिन, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। देख लिए बाबू लोगिन, है ना, हम जो बता रहे हैं यहां से आपका टॉपिक शुरू होता है मेन। अभी तक जो था ट्रेलर था, पिक्चर यहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। हाँ, मेन खेला यहीं से शुरू हुआ है। ये चार्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए अभी भी अगर आपका कोई छेद बंद है तो उसको खोल लीजिए, आंख कान सब कुछ ध्यान रखना। मैंने क्या बताया, मेन आपके बॉडी में जो इसेंशियल हाइपरटेंशन है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? RAAS, यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, ठीक है, जिसके वजह से हमारे बॉडी में इसेंशियल ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। लेकिन अगर ये सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाए, ओवर एक्टिव यानी ज्यादा एक्टिवेट हो जाए, तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज ज्यादा हो जाएगा तो फिर हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट करेगा। क्या करेगा बताओ, क्या करेगा? हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट करेगा, ठीक है। तो अब चलिए समझते हैं कि ये RAAS सिस्टम, अगर एग्जाम में हाइपरटेंशन आ गया तो ये चार्ट बनाना होगा, और बहुत आसानी से याद करा दूंगा, ध्यान रखना, है ना, एकदम याद करा दूंगा चुटकी में। पहले समझो RAAS सिस्टम नाम क्यों रखा गया।
सबसे पहले आपके बॉडी में क्या पाया जा रहा है? लीवर। अरे है, ये सब कुछ मिला के सिस्टम काम करता है। लीवर, यकृत, आपको भी पता है। अरे इसी को कहते हैं कलेजी, है ना? हाँ, जिगर, ये है लीवर। लीवर एक प्रोटीन कह सकते हो बनाता है, एंजियोटेंसिनोजेन। ये क्या बनाता है? नेचुरल है। आपका लीवर क्या बनाता है? एंजियोटेंसिनोजेन, है ना? धर्मपाल जी, आपसे मैं बात कर लूंगा, जस्ट वेट। अभी फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूं, इसको पढ़ाने दीजिए, ठीक है? राजस्थान वालों के लिए मैं अलग से चर्चा कर दूंगा। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? लीवर आपका बनाता है एक प्रोटीन जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन, ठीक है? और आपका किडनी चचा, ये जो किडनी चचा है ना, ये देखो किडनी, ये क्या है? किडनी। ये किडनी चचा क्या बनाते हैं? रेनिन। पूछेगा कोई, बताओ भैया, बताओ भैया, रेनिन सिक्रेटेड बाय, रेनिन इज सिक्रेटेड बाय, रेनिन कौन बनाता है? एक सवाल बहुत पॉपुलर है, रेनिन कौन बनाता है? तो किडनी बनाता है। कौन बनाता है? किडनी। किडनी बनाता है रेनिन। और ये रेनिन क्या करता है? ये एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है? उसके बाद एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट होना होता है एंजियोटेंसिन 2 में। और ये एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करने के लिए एक स्पेशल एंजाइम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ACE। ACE इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसी का फुल फॉर्म इस बार लिखने के लिए आया था, ACE यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्ट, आगे सब लिखा हुआ है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो बनाता कौन है? लंग्स, बेसिकली बनाता है लंग्स। ये लंग्स जो एंजाइम बनाया ACE, ये एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट किया। एंड ये एंजियोटेंसिन 2 बहुत खतरनाक है। जब तक नॉर्मल रेंज में एंजियोटेंसिन 2 बन रहा है तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक नॉर्मल रेंज में है तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल। मेन जो आपका बीपी बढ़ाने का काम करता है यही करता है एंजियोटेंसिन 2, है ना? जैसे ये एंजियोटेंसिन 2 ज्यादा बनेगा, वो अपना ओवर एक्टिव होगा, तो फिर मामला गड़बड़ होगा। क्यों? क्योंकि एंजियोटेंसिन 2, ध्यान रखना, सबसे पहला काम ये क्या करता है? आर्ट्रियोलर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन कर देता है। अच्छा, ये आर्ट्रियोलर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब क्या हुआ? देखो, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन मतलब हुआ ब्लड, वेसो मतलब ब्लड वेसल्स, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब संकुचन, यानी ब्लड वेसल्स को सबसे पहले चांप देता है, चांपता है। जब तक नॉर्मल चांप रहा है तब तक तो ठीक है, जितना ज्यादा बनेगा, समझो बात को, ये जितना ज्यादा, अगर ये ओवर एक्टिव हुआ तो ये ज्यादा बनेगा, ये ज्यादा बनेगा तो ज्यादा चांपेगा। अगर पाइप को चांपोगे तो जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा कि घटेगा? कोई बोल रहा है ज्यादा क्यों बनता है? ज्यादा इसलिए बन जाता है क्योंकि ये RAS सिस्टम आपकी बॉडी का ओवर एक्टिव हो गया, ओवर एक्टिव हो गया। अब ये क्यों होता है? तो आपके बॉडी का, आपको मैं बताऊंगा, जैसे ज्यादा स्ट्रेस लेने से ओबेसिटी, मोटापा, है ना, वही हो जाता है। एंड और क्या क्या रीजन हो सकता है? ज्यादा साल्ट इंटेक करने से, ज्यादा पोटेशियम इंटेक करने से, नमक वगैरह ज्यादा खाने से ये एक्टिवेट हो जाता है, बढ़ जाता है ये सिस्टम। तो एंजियोटेंसिन 2 जैसे बढ़ेगा, सबसे पहला काम ही फोकस होगा आर्ट्रियोलर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। आर्ट्रियोलर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या होता है? सुन लो, जैसे देखो ये नॉर्मल आर्टरी है, अगर इसका वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ये अपने अंदर में देखो इसका जगह कम हो गया, जिससे जाहिर सी बात है प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एक कारण हुआ ना ब्लड प्रेशर बढ़ाने का। अगर इसको हमको ट्रीट करना है, अगर हमको ठीक करना है ब्लड प्रेशर, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर को, तो हमको क्या करना होगा? जो ये वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुआ है इसको हमें डायलेट करना होगा। अगर हम डायलेट कर देंगे यानी उसको फैला देंगे तो प्रेशर घट जाएगा। हाँ, तो यहीं से कारण समझ में आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए वेसोडाइलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। वेसोडाइलेटर्स यानी जो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर दे। क्यों? क्योंकि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एक मेजर कारण है ना, ब्लड वेसल्स सिकुड़ गया है, अगर हम उसको फैला देंगे तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो वेसोडाइलेशन एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से हाइपरटेंशन को ट्रीट किया जाता है, ठीक है? हाँ, यहीं से, इसी चार्ट से आपको समझ में आएगा कैसे ट्रीट करना है। दूसरा चीज क्या, इसका काम क्या होता है? ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये एंजियोटेंसिन 2 जाता है किस पर? एड्रिनल ग्लैंड पर।
अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है सर? याद करो, हमने एचएपी में पढ़ाया था, किडनी के ऊपर जो पाया जाता है ग्लैंड उसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। एंड एड्रिनल ग्लैंड का जो ऊपरी हिस्सा है, बाहरी हिस्सा, इसको कॉर्टेक्स कहते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 2 जाकर के एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स जैसे ही एक्टिवेट होगा वो एक हार्मोन बनाएगा, एल्डोस्टेरोन। आपको पता है ये हार्मोन बनाता है एल्डोस्टेरोन, कौन? एड्रिनल कॉर्टेक्स। एंड ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन का काम क्या है पता है? ये क्या करता है, सबसे पहले NaCl जो नमक है, नमक को रीअब्जॉर्ब करता है। जैसे किडनी मान लो फिल्टर करता है, ये जाएगा किडनी पे, काम क्या करेगा? किडनी का काम क्या है? बॉडी से जो भी NaCl वगैरह है, वाटर वगैरह है, उसको फिल्टर करके बाहर निकालना है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर वगैरह को। तो ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है कि जो भी नमक बाहर जा रहा था उस नमक को वापस से एंट्री करता है, सोडियम NaCl को। और सोचो ये NaCl अगर ये क्या कर रहा है, NaCl को खून में ला रहा है, जिसके वजह से बीपी बढ़ेगा। हाँ, NaCl जहर है भाई, पता है, याद रखना, नमक बीपी वाले के लिए जहर है। और ये उल्टा क्या कर रहा है, उसी को ब्लड में लेके आ रहा है। प्लस वाटर रिटेंशन, जो यूरिन बनना चाहिए था वो यूरिन ना बन करके बल्कि खून में ही वापस से उस पानी को भेज देगा। अगर वापस से वो पानी जहां, अरे भाई पेशाब कहां से बनता है? खून के पानी, खून में से ही पानी को छान दिया जाता है। हाँ, अब जो पेशाब बन रहा था, किडनी उसको पेशाब बना रहा था और उसको वापस से नेफ्रॉन से रीअब्जॉर्ब कर दिया, ब्लड में भेज दिया। वाटर रिटेंशन इसी को कहते हैं, वाटर रिटेन किया, जिससे क्या हुआ, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। अरे भाई रक्त में पानी ज्यादा हो जाएगा ना, एक तो पाइप चपा गया, समझो बात को, एक तो पाइप चपा गया, प्लस NaCl ज्यादा डाल दिए और ऊपर से वाटर ज्यादा डालें, ब्लड प्रेशर क्या होगा भाई, बढ़ेगा ना, फट के दरवाजा हो जाएगा, जाहिर सी बात है। हाँ, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। एंड उसके साथ ही साथ एक काम और ये करता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी। सिंपैथेटिक एक्टिविटी यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, SNS को एक्टिवेट कर देता है। आपको पता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव इमरजेंसी सिचुएशन में काम करने लग जाता है ना। हमारे बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जबकि सिंपैथेटिक में क्या होता है, हमारा बॉडी एक्टिवेट हो जाता है, दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, धक 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 धक, डर लगने लगता है, बॉडी ओवर एक्टिव हो जाता है। अब जब ज्यादा हार्ट बीट करेगा, ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा और प्रेशर बढ़ेगा, तो ओवरऑल एंजियोटेंसिन 2 खतरनाक है। ये खतरनाक तब साबित होता है जब इसका मात्रा ज्यादा है। जब तक नॉर्मल रेंज में सब कुछ कर रहा है तब तक तो नॉर्मल प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि अगर ये नहीं करेगा तो नॉर्मल प्रेशर भी मेंटेन नहीं होगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा, दिक्कत है। तो नॉर्मली कितना करके रखता है, 120/80 तक रख रहा है, 130 तक रख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसका मात्रा ज्यादा हुआ एंजियोटेंसिन 2 का, तो ये क्या करेगा, समझ रहे हो ना बात को, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, जिससे एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, एल्डोस्टेरोन वाटर रिटेंशन कराएगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, NaCl को वापस से रीअब्जॉर्ब कर देगा, जिससे नमक तो जानते हो भाई दुश्मन है। फिर आर्टियोलर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, आर्टियोल्स को वेसोकॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ा देगा, जिससे दिक्कत होगा। तो इस सिचुएशन में इस तरीके से क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। देख रहे हो, मेजर कारण देखो भाई, टुटपुंजिया मास्टर अगर रहते, ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर हाइपरटेंशन पढ़ाना होता तो जरूरी नहीं हमको इतना चीज एक्सप्लेन करना है, लेकिन हमको सिखाना है, क्योंकि आप, हमको पता है आप मेडिकल फील्ड में काम करेंगे भविष्य में। ये सब चीज मैं जो सीखा हूं, मैं किसी फार्मेसी के टीचर से नहीं सीखा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं। ये मैंने डॉक्टर्स के लेक्चर्स को अटेंड किया है ना, जो डॉक्टर्स को पढ़ाते हैं, देन उनसे सीख करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो आप अगर इसको झेल पाओ, समझ पाओ, समेट पाओ, तब तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, सिर्फ किताबी चीजें पढ़ा के निकाल दूंगा, कोई बात नहीं। ध्यान रखना, मैं पहले बता रहा हूं, लोड ले सको तो बताना, ठीक है। हाँ जी, अब मैं क्या बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, वेरी गुड, है ना, ध्यान से सुनना। अब मैं बता रहा हूं, यहीं से आपको ट्रीटमेंट पता चलेगा, ट्रीटमेंट मतलब क्या हुआ सर, ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ। अच्छा बताओ, कैसे ब्लड प्रेशर को ट्रीट किया जाएगा, बताओ, ब्लड प्रेशर को ट्रीट कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप खुद बोलोगे कि अगर हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, H2O रिटेंशन हो रहा है, अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, रक्त में पानी का मात्रा ज्यादा हुआ है, जिस वजह से बीपी बढ़ा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रक्त से पानी को बाहर निकालेंगे। और पानी बाहर निकालने वाली दवा को क्या कहते हैं, बताओ, अरे बताओ, सब लोग बताइए, डाययूरेटिक, अरुण कश्यप, ये हुई ना बात,
डायूरेटिक, क्योंकि पानी ज्यादा हो गया, पानी कम करना होगा हमको। अरे भाई मेजर कारण क्या है, एक पानी बढ़ने की वजह से हो रहा है ना, हाँ सोडियम बढ़ने की वजह से हो रहा है ना, पानी को निकालना, सोडियम को निकालना किसका काम होता है, डायूरेटिक्स का। यस, अब यहां पे हम लोग यूज करेंगे डायूरेटिक्स, समझ रहे हो बात को, जिससे क्या करेगा, वो ब्लड में जो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर है, सोडियम है, उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकालेगा, बीपी डाउन हो जाएगी। और क्या काम करेंगे, और बताओ क्या काम करेंगे, हाँ तो हमें वेसोडाइलेटर्स का इस्तेमाल करना होगा, वेसोडाइलेटर्स जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं, उससे भी कम होगा। और क्या काम करना होगा, तो हमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी को कम करना होगा। सिंपैथेटिक एक्टिविटी यानी इमरजेंसी सिचुएशन को कम करने के लिए हमें कुछ, जैसे हार्ट वगैरह एक्टिविटी बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में डाउन करना होगा। डाउन करने के लिए हम लोग बीटा ब्लॉकर्स, है ना, बीटा ब्लॉकर, एटिनोलोल, मिटोप्रोलोल अभी पढ़ेंगे, ये सब इस्तेमाल करेंगे। एंड सबसे मेन खेला तो ये खेलता है, अगर कैसा हो इमरजेंसी सिचुएशन में, मान लो है ना, कैसा हो कि हम एंजियोटेंसिन 2 बनने ही नहीं दें, अगर ज्यादा हो गया तो हम एंजियोटेंसिन 2 बनने ही नहीं देंगे। अरे बोलो यस और नो, हाँ हम बनने ही नहीं देंगे एंजियोटेंसिन 2। कैसे नहीं बनेगा सर, तो हम ACE इनिबिटर, ACE इनिबिटर यानी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा दवा जो कि ACE, ये जो एंजाइम बन रहा है इस एंजाइम को इनिबिट कर देगा, ये एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, जिससे एंजियोटेंसिन 2 जैसे ही कम होगा, आपका सिंपैथेटिक एक्टिविटी, आर्टेरियल वेसोकॉन्ट्रिक्शन, एड्रेनल कॉर्टेक्स सब कुछ डाउन हो जाएगा। लेकिन AC इनिबिटर तब इस्तेमाल करते हैं जब ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। नॉर्मल में हम लोग एम्लोसेफ या एम्लोकाइंड से काम चला लेते हैं, अरे भाई एम्लोकाइंड 80 से काम चला लेते हैं। लेकिन AC इनिबिटर तब इस्तेमाल करना पड़ जाएगा जब लगेगा कि नहीं भाई हमें थोड़ा सा सीरियस लेना है। यस, तब वहां पे आ जाता है दवा कैप्टोप्रिल, एनेलाप्रिल, ये सब तो आप लोग पढ़ेंगे, मैं वो भी याद दिलाऊंगा, है ना। हाँ समझ रहे बात को, हाँ तो ये सब तरीका होता है क्या, ट्रीट करने का। तो ट्रीटमेंट आपको तभी पता चलेगा जब आप एक्चुअल कारण जानोगे कैसे बढ़ रहा है, समझ रहे बात को। हाँ अगर रिलेट कर पा रहे होगे तो मजा आ रहा होगा, अदरवाइज सोच रहे होगे ये फालतू का बकवास कर रहा है, ठीक है। हाँ ध्यान से समझना, देखो फॉर्मेशन, मेन खेला कहां से शुरू हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2। ये एंजियोटेंसिन 2 बना है ना। ध्यान से, सौरभ कनौजिया जी आपके डाउट को मैं लूंगा, लेकिन अभी फिलहाल अभी हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इस पर फोकस कीजिए प्लीज, है ना। मैं आपके टॉपिक को पक्का पढ़ाऊंगा, है ना। अभी इस टॉपिक को डिस्टर्ब नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, ठीक है। हाँ ध्यान रखना, फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, ठीक है। हाँ मेन खेला है, तो ये क्या हो रहा है, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एंजियोटेंसिन 2 में, किस एंजाइम के द्वारा, ये भी सवाल काफी बार पूछा हुआ है, बताओ बताओ। एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है किसके द्वारा, अरे भैया एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है किसके द्वारा, तो एंजाइम का नाम है ACE, एक एक बच्चा बोलना चाहिए, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। क्या नाम है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। सवाल यही आया था इस बार, ACE का फुल फॉर्म बहुत आसानी से, है ना, मध्य प्रदेश में आ गया था। तो ACE एंजियोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करता है ACE, जो कि मेनली किस में बनता है, किसके द्वारा, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आना होगा, मेनली कहां से बनता है, लंग्स। मेन कौन बनाता है, लंग्स। अब याद रखना एंजियोटेंसिन 2 का मेन काम क्या क्या है, एक्शंस क्या क्या है, तो एंजियोटेंसिन 2 का मेनली 2 काम है जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। पहला तो है कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स, यानी ये आर्ट्रियोल्स यानी जो आर्टरीज हैं इसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, संकुचित करता है। इट टाइटेंस कॉन्स्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स, जिससे कि वो नैरो हो जाता है, सकड़ा होता है, और रेजिस्टेंस जिससे इंक्रीज हो जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जैसे पाइप चांप दो, जाहिर सी बात है ना। तो यहां पर हम लोग क्या यूज कर लेंगे, वेसोडाइलेटर्स, ब्लड वेसल्स को डायलेट करने वाला। एंड दूसरा काम मेन करता है ये एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है। देखो पढ़े ना, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, देखो ये एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया, एड्रिनल ग्लैंड का ये एक हिस्सा है, जिससे वो क्या रिलीज करेगा, एल्डोस्टेरॉन। जैसे इट सिग्नल्स द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरॉन, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि वो एल्डोस्टेरॉन रिलीज करे। एंड ये एक ऐसा हार्मोन है जो किडनी को कहता है कि भाई साल्ट मतलब NaCl, नमक को रिटेन करो, रिटेन करना मतलब वापस से लाना, वाटर और साल्ट
मेनली NaCl और वाटर को रिटेन करो, एंड ये दोनों कारण है बीपी बढ़ाने का। दिस इंक्रीजेस द ब्लड वॉल्यूम, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, फर्दर राइजिंग ब्लड प्रेशर, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ रहे बात को? हाँ हाँ, कह रहा है देखो, इफ दिस RAAS सिस्टम इज ओवर एक्टिव, मैंने बताया ना रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, रेनिन किडनी बनाता है, एंजियोटेंसिन जो एंजियोटेंसिन 1 2 यही सब है, एल्डोस्टेरोन किडनी बना रहा है, तो RAS सिस्टम हो गया। जब ये ओवर एक्टिव हो जाता है, नॉर्मल है तब तक तो कोई पूछ रहा है लंग्स कैसे बनाता है, अब बोले किडनी रेनिन कैसे बनाता है, जी कोई मतलब हुआ? बनाता है भाई, फालतू का सवाल है ना। जहां सवाल बनना चाहिए वहां पे तो आप लोग जान नहीं पा रहे हैं। लोधी इंडियल जी जेन्युइन पूछिए कुछ, अब कैसे बनाता है भाई? लंग्स बनाता है, यही कोई मतलब हुआ कैसे बनाता है? चलो, इट कैन लीड टू परसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर, है ना, हाइपरटेंशन। सवाल वहां बनाओ, है ना, एक्चुअल ठीक है, सवाल आपका सही है लेकिन कोई मतलब नहीं है। चलो इधर आओ, इट कैन लीड टू परसिस्टेंटली हाई ब्लड प्रेशर, जिससे हाई ब्लड प्रेशर होगा। अब यहां पे दवा क्या यूज हो सकता है? मेडिकेशंस, है ना, ध्यान रखना, मेडिकेशंस क्या क्या यूज, जैसे ACE इनिबिटर्स, ACE इनिबिटर्स, ACE इनिबिटर मतलब क्या हुआ? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर। अब वो क्या करेगा बताओ? ऐसा ऐसा ट्रिक मारेंगे ना, सारा दवा का नाम याद हो जाएगा, टेंशन ना लो। ACE इनिबिटर क्या करेगा? खाली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझो, 1 को 2 में कन्वर्ट नहीं होने देगा, जिससे खेला ही खत्म। फिर एंजियोटेंसिन, ध्यान रखना, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, ये देखो एंजियोटेंसिन 2 ये है। अब ये कहीं ना कहीं रिसेप्टर के द्वारा बाइंड करेगा ना, तभी तो काम करेगा। तो हम इसके रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर सकते हैं, उसको ARBs कहते हैं, ARBs। ARB का मतलब होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन 2 कहीं पे भी जाके काम तभी कर पाएगा जब उसका रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, हम उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, हो गया, है ना। ये इस तरीके से इसके पाथवे को डिस्टर्ब किया सकता है, ठीक है। चलो, अगर ये सिम्टम्स, अब ये देखो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब होता है सिम्टम। सिम्टम का मतलब होता है क्या? उसका लक्षण। बताओ, आप लोग बताओ लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? लक्षण क्या क्या हो सकता है बीपी बढ़ने का? सबसे पहले हेडेक, सिर दर्द, है ना, खास करके सुबह के समय सिर के पीछे या गर्दन में दर्द महसूस होना, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार के लक्षण। सिमरन जी समझ में आ रही है? गुड। संजना जी, कृष्ण कुमार, ध्यान से सुनना। चक्कर आना, डिजीनेस या वर्टिगो, चक्कर आना, इस टाइप का सिम्टम आ सकता है। थकान या कमजोरी जैसी फील होगी, फटीगनेस या वीकनेस ये फील होगी, है ना। धुंधला दिखाई पड़ना, ब्लड विजन हो सकते हैं, है ना, हाई बीपी होने के बाद धुंधला दिखाई देने लग जाता है। सीने में दर्द, चेस्ट पेन फील हो सकता है ना। सांस फूलना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ये देखने को मिल सकता है। दिल की धड़कन तेज होना या अनियमित धड़कन, पाल्पिटेशन, है ना, यानी दिल का हार्ट बीट धक 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 बढ़ जाना। नाक से खून आना, नोज ब्लीड, बहुत अधिक बीपी होने के बाद यहाँ के जो ब्लड वेसल्स होते हैं बहुत कमजोर होते हैं, वो फट जाते हैं, जिससे कि नाक से खून आने लग जाता है। घबराहट होना, एंजाइटी होना, बेचैनी या चिंता, एंजाइटी, है ना, पूरा एकदम चैन नहीं मिलेगा शरीर को, बेचैनी। नींद की समस्या, रात में नींद नहीं आती, इंसोम्निया, है ना, हाँ। एंड सिर में भारीपन महसूस होना, ये सब आपके सिम्टम है किसके? आपके हाइपरटेंशन के, राइट। हाँ, अब आते हैं इसका ट्रीटमेंट। अब ये ट्रीटमेंट जिसको आप मैनेजमेंट कहते हैं, अब ये मैनेजमेंट दो प्रकार का होता है। एक तो होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल, जिसमें दवा का उपयोग नहीं करेंगे, एंड एक होता है फार्माकोलॉजिकल। तो फार्माकोलॉजिकल पढ़ने से पहले नॉन फार्माकोलॉजिकल पढ़ो। नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या, सबसे पहले इसमें दवा का उपयोग तो करेंगे नहीं। मैंने लिखा है देखो, ईट लेस साल्ट, कम से कम नमक खाइए। पहला है इसमें डाइटरी चेंजेस। डाइटरी चेंजेस का मतलब हुआ डाइट को चेंज करो, डाइट को चेंज करो, है ना। डाइट को चेंज करना मतलब क्या हुआ? खाने को कम करो, खाना में कुछ कुछ बदलाव लाओ, जैसे लोअर द साल्ट इनटेक, नमक कम से कम खाओ। लोअर द पोटेशियम इनटेक, मैं पहले बता रहा हूं मेन खेला फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है, और मैं अभी पढ़ाऊंगा, आपको सुनना होगा, समझना होगा। एक डिजीज एक लेक्चर में खत्म होगा, चाहे वो 1 घंटे का क्लास हो या 1.5 घंटे का। आपको पढ़ना है पढ़ो, मत पढ़ना है मत पढ़ो, लेकिन मैं यही कहूंगा मेन खेला लास्ट में होता है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ठीक है ना। तो फिर दिक्कत वाली बात है, अब आपको पीछे नहीं उठना है, बच्चे थोड़ी हो, ध्यान से सुनो। लोअर द साल्ट इनटेक, नमक कम खाओ, पोटेशियम कम खाओ, फाइबरस फूड ज़्यादा खाओ,
फैट वगैरह खाने से बचो। डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, इसी को कहते हैं DASH, इसको शॉर्टकट में DASH, यहाँ से यहाँ तक डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। DASH का फुल फॉर्म पूछेगा तो बोल देना डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन को रोकने के लिए जो डाइटरी अप्रोच है, डाइट में क्या क्या बदलाव होता है। तो रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड प्रेशर, कि साल्ट वगैरह नमक वगैरह कम खाइए, फाइब्रस फ्रूट ज़्यादा खाइए, एंड इट इंक्लूड वेराइटी ऑफ फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, एक्सरसाइज करिए, फिजिकली एक्टिवेटेड रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर वेट को मेंटेन करके रखिए, स्ट्रेस कम से कम लीजिए, चिंता मत कीजिए, एंड अल्कोहल वगैरह कम खाइए लीजिए। देखो ये क्या, एक्सरसाइज करो, अल्कोहल वगैरह मत लो, सोडियम, देखो सोडियम इंटेक यानी साल्ट वगैरह कम लो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लो, अच्छा रहेगा, वेट मैनेजमेंट करो, एक्सरसाइज करो, ठीक है। ये तो हो गया, है ना, ये तो हो गया क्या, नॉन फार्माकोलॉजिकल। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल। अब क्लास मुश्किल से 10 मिनट बची हुई है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट पढ़ना मेन पैथोजेनेसिस है, अगर वो समझ गए तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आसान से, आप लोग खुद ही बता दिए सब कुछ। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हाइपरटेंशन, भाई यह कारण क्या था, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो गया था, पानी ज़्यादा हो गया था, तो पानी कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, अरे क्या करना होगा, डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करना होगा। किसका इस्तेमाल करना होगा, डायूरेटिक्स का। तो ये डायूरेटिक्स का मैकेनिज्म देखो, यहाँ पे मैकेनिज्म मतलब कैसे काम कर रहा है, तो ये क्या करता है, इंक्रीज सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन। कैसे, पेशाब, है ना, पेशाब, ऐसा नहीं मुंह से पानी और नमक निकालने लगे, नहीं, पेशाब ज़्यादा बनने लग जाएगा, जिससे कि आपका साल्ट और वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा, एंड जिससे ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगी, जैसे ब्लड वॉल्यूम कम होगी ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। एंड डायूरेटिक्स में काफ़ी सारे ड्रग्स आते हैं, काफ़ी पॉपुलर है एक इंजेक्शन लेसिक्स, आप लोग भी सुने होंगे, लेसिक्स का इंजेक्शन आप लोग भी सुने होंगे, अरे सुने हो, हाँ, लेसिक्स का इंजेक्शन, लेसिक्स 4 ml, है ना, हाँ, इसमें फ्रूसेमाइड होता है मेनली, फ्रूसेमाइड इंजेक्शन, फ्रूसेमाइड के नाम से। ये फ्रूसेमाइड क्या है, देखो एमाइड वर्ड लगा रहे, यानी कि वो क्या है, एमाइड वर्ड या एजाइड वर्ड लगा रहे, वो क्या होता है आपका, क्या कहते हैं, डायूरेटिक्स होता है, ठीक है, हाँ, जैसे फ्रूसेमाइड, ठीक है, हाँ, फ्रूसेमाइड लेसिक्स का इंजेक्शन बहुत ज़्यादा यूज होता है ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, है ना, हाँ, जैसे देखो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथैलिडोन, स्पाइरोलैक्टोन, ये सब अलग अलग कैटेगरी के डायूरेटिक्स हैं। अब इन डायूरेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंड बहुत सारे डायूरेटिक्स होते हैं, इसको डिटेल में फार्माकोलॉजी में पढ़ेंगे, जब फार्माकोलॉजी में एक अपने टॉपिक है डायूरेटिक्स, फिर वहाँ पे और डिटेल में डायूरेटिक्स को पढ़ेंगे। बस यहाँ पर इतना जानना है, हाँ, डायूरेटिक्स का उपयोग होता है क्योंकि ये पेशाब ज़्यादा होता है, जिससे कि वाटर और नमक का मात्रा कम हो जाएगा, और इसमें एग्जाम्पल है, मेजर फेमस एग्जाम्पल फ्रूसेमाइड, ब्रांड नेम लेसिक्स। ACE इनिबिटर्स, ACE इनिबिटर्स मतलब क्या हुआ, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, है ना, ध्यान रखना, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स, ACE इनिबिटर्स का मतलब क्या हुआ, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर्स, ACE इनिबिटर्स, है ना। ये ACE इनिबिटर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप खुद बताओ। मैनिनटॉल बोतल भी तो आती है सर, वो ऑस्मोटिक डायूरेटिक है, वो भी बताएंगे, बात की बात है। इधर देखो ध्यान से सुनो, ACE इनिबिटर्स, अब ये ACE इनिबिटर्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप खुद बताओ, रटना नहीं है, आप खुद बताओ क्या होगा। ACE इनिबिटर्स, इसका काम करने का तरीका होगा कि ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देगा, और जब कन्वर्ट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है RAS सिस्टम डिसरप्ट हो जाएगा, एंड वहां से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। हाँ देखो क्या बोल रहा है इसका मैकेनिज्म, इनिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 to 2, यानी एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होने देता, इनिबिट मतलब रोकता है, जिससे वेसोडाइलेशन हो जाती है, ब्लड वेसल डायलेट, क्योंकि जब एंजियोटेंसिन 2 बनता है तो वो वैसे कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, बनेगा ही नहीं तो वेसोडाइलेट होगा, एंड उसके साथ ही साथ एल्डोस्टेरोन का मात्रा, क्योंकि वो एड्रिनल ग्लैंड को भी स्टिमुलेट करता है, एल्डोस्टेरोन का मात्रा कम होगा, है ना, हाँ। एंड इसमें बहुत सारी दवाएं आती हैं, जैसे एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल। इसका ट्रिक है, ट्रिक बताएं, बताओ इसका ट्रिक क्या है। तो AC को जब भी बंद करेंगे, AC इनिबिटर मतलब क्या हुआ, AC को बंद करना, इनिबिटर मतलब बंद करना, बंद करेंगे ना तो परपरा जाएगा, अरे बंद करेंगे तो क्या होगा, परपरा जाएगा, परपराना मतलब समझते हो, पड़पड़ाना।
अरे एसी को बंद करने के बाद ना एकदम मन पड़पड़ा जाता है, पड़पड़ाता है कि नहीं, गर्मी है बहुत ज्यादा और एसी को बंद कर देंगे तो परपराना यानी प्रिल प्रिल प्रिल। एसी इनिबिटर्स, कोई पूछेगा कौन सी दवा एसी इनिबिटर्स होती है ऑप्शन में, तो याद रखना एसी इनिबिटर, एसी को बंद करेंगे परपरा जाएगा यानी प्रिल वर्ड लगा रहेगा। देखो एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, कैप्टोप्रिल। अरे कभी भूलोगे, जल्दी बताइए, जल्दी बताओ, अगर एसी को बंद करबे तो की होता है, मन एकदम परपराई जेते, यानी एसी इनिबिटर्स प्रिल प्रिल प्रिल, एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल हैं। हैं चलो अब दूसरा चीज कभी नहीं भूलना, अब क्या है और भी देखो ट्रीटमेंट में, वो दोनों पढ़ लिए। एंड फिर क्या, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसको ARBs कहते हैं। हाँ जैसे देखो मैं समझा रहा हूं आपको, एंजियोटेंसिन 2 ये तो बना, अब एंजियोटेंसिन 2 कैसे काम करेगा, रिसेप्टर से बाइंड करके और इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, या तो एक तरीका इसको बनने नहीं देंगे, वो करता है एसी इनिबिटर्स। अगर हम इसके एक्शन को रोकना चाहते हैं तो इसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, तो ARBs यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे। एंड जैसे रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे टन आ जाएगा। अरे क्या होगा, टन आ जाएगा, टन मतलब टन टन टन, दिल ने मारी एंट्री यार, अरे गाना सुने हो कि नहीं, तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टन टन टन। यस, तो ARBs यानी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को जैसे, अरे कब टन आएगा, जब रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, तो इसके लास्ट में टन, लो सार्टन, वेल सार्टन, टेलमी सार्टन, ओल्मी सार्टन। अरे भाई टेलमी सार्टन काफी पॉपुलर है, सुने होगे, टेलभास, टेलभास 40 mg, अरे सुने हो, हाँ उसमें क्या होता है, टेलमी सार्टन होता है ना, यस है ना, यस, टेलमी सार्टन, लो सार्टन, वेल सार्टन, ओल्मी सार्टन, यानी टन टना टन टन। अभी क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोग को याद हो जाएगा, है ना। हाँ तो याद कराया ना, बताओ एसी इनिबिटर्स का ट्रिक क्या था, तो एसी इनिबिटर्स का ट्रिक था, एसी को बंद करेंगे पड़पड़ा जाएगा, प्रिल, एनेलाप्रिल, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल। हाँ अब बताओ एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, अरे भैया जैसे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे टन आ जाएगा, टन, है ना। हाँ अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये सिंपल सी बात है, जब एंजियोटेंसिन 2 के रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देगा जिससे कि वो अपना एक्शन ही नहीं कर पाएगा, जिससे ब्लड कंस्ट्रक्शन ही नहीं होगा, प्रिवेंट वैसो कंस्ट्रक्शन, गुड। एंड फिर आपका यूज होता है CCB, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, है ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, है ना। अब ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या होता है, एगो गाना सुने हो, अरे एगो गाना सुने होगे, एगो होता टा हमसे ए चूक राजा जी, एगो होता टा हमसे ओ चूक राजा जी, लगाई दी हैं चोलियां के हुक राजा जी। अब बोलेगा सर क्या बोल रहे, अरे भाई आज ना कल तो लगाना है ना, हम दूसरे का कहां बोल रहे हैं, अपने पत्नी का। अरे भाई कभी तो लगाओगे, हाँ लेकिन आज नहीं, कब लगाओगे, कल। और हम लोग हुक नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या लगाएंगे, पिन लगाएंगे। अरे पिन जानते हो, साड़ी में पिन लगाया जाता है ना, हाँ हम लोग हुक नहीं लगाएंगे, हम लोग पिन लगाएंगे। और कब, आज नहीं कल, तो कल लगाएंगे क्या, पिन, यानी कल मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर CCB, कौसे कल, कौसे कैल्शियम, कल क्या लगाएंगे, पिन, पिन। याद रखना कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के लास्ट में पिन वर्ड लगा रहता है, एम्लोडिपिन, नीफेडिपिन, बहुत सारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसके लास्ट में पिन लगा होता है। अरे आज लगाओगे नहीं, आज तो पढ़ेंगे, कब लगाएंगे, कल, क्या लगाएंगे, पिन, यानी कल लगाएंगे पिन, कभी नहीं भूलोगे। अरे भैया क्या लगाओगे, पिन लगाओगे, कब, कल, कल मतलब कैल्शियम, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में पिन वर्ड लगा होता है, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन। कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे वेरापेमिल, डिल्टीएजाम, ये 2 गो है, याद कर लेना। बाकी मोस्टली जितने भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं उसमें पिन वर्ड लगा होता है, बहुत सारे हैं, ये तो 2 ही को एग्जाम्पल दिखाया ना, ऑप्शन में दिखेगा, दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा जब मैं पढ़ाऊंगा कोलॉजी में, है ना। तो बताओ कभी भूलोगे, एसी इनिबिटर्स कैसे याद रखोगे, अरे भैया एसी को जैसे इनिबिट करेंगे पड़पड़ा जाएगा, यानी प्रिल प्रिल, है ना। हाँ फिर बताओ एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, रिसेप्टर को जैसे ब्लॉक करेंगे क्या होगा, टन आ जाएगा, तो टन
लोसार्टन, वेलसार्टन, टेलमिसार्टन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, अरे भाई कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यानी कल, कैल्शियम मतलब कल, कल क्या लगाएंगे, पिन लगाएंगे, आज नहीं कल, कल क्या लगाएंगे, पिन, यानी पिन लगा रहेगा। बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर यूज करेंगे। ये देखो करता क्या है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर करता क्या है, एक प्रकार का वैसो डायलेशन इफेक्ट करता है, क्योंकि आपको पता है वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, ये वैसो डायलेट कर देगा। कैसे, तो कैल्शियम की एंट्री अगर स्मूथ मसल, जैसे हार्ट का मसल्स क्या है, एक तरीके का स्मूथ मसल है, अगर उसमें कार्डियक मसल्स में अगर या फिर आपके ब्लड वेसल्स का जो मसल्स है वो सब स्मूथ मसल्स है, उसमें अगर कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी तो क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। समझ रहे बात को, तो इसीलिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दिया जाता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता, वैसो डायलेट कर देता है। जैसे वैसो डायलेट होगा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अब समझो बीटा ब्लॉकर्स, है ना, जो लोग क्लास को यहीं पर छोड़ के जा चुके हैं इससे पहले ही, उन भगवान उनके आत्मा को शांति दे, है कि नहीं, है ना। हाँ, तो बीटा ब्लॉकर मतलब बेटवा सब क्या होता है, अरे बकलोल होता है, बकलोल होता है बेटवा सब, क्या होता है, तो बकलोल होता है। अब क्लास की लड़की सब तो पूरा खुश, सिमरन जी पहले लिख रही है, ओहो बकलोल बकलोल। अरे तो बेटवा बकलोल होता है तो बेटिया क्या होशियार होती है, बेटियों बकलोलिए होती है। तो मेरा मजबूरी है कि बेटा लिखा हुआ है, नहीं तो हम मेरा बस चले तो हम बेटी ब्लॉकर लिख देते इसको, बेटा ब्लॉकर नहीं, हम इसका नाम कर देते बेटी ब्लॉकर, क्योंकि मेरे नज़र में बेटियां सब ज़्यादा बकलोल होती है ना। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं। बीटा ब्लॉकर बेटवा सब क्या होता है, आज खुश होने दीजिए दीदी लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। बेटवा सब क्या होता है, बकलोल, यानी लोल वर्ड लगा रहेगा। देखो मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल, प्रोपेनोलोल, बिसोप्रोलोल, ये क्या करता है बीटा ब्लॉकर्स, ये एक्चुअली आपके हार्ट होता है ना, हार्ट में एक रिसेप्टर होता है बीटा रिसेप्टर, उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होगा, जो हार्ट का सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से हार्ट बढ़ रहा था, हार्ट रेट घट जाता है। कार्डियक आउटपुट, यानी जो आपका कार्डियक आउटपुट है, हार्ट से जो बाहर निकलता है ना, कार्डियक आउटपुट मतलब है कि हार्ट कितना ब्लड बाहर फेंक रहा है, उसको कम कर देगा, जिससे बीपी कम हो जाएगा। और देखो बस लास्ट स्लाइड है, लास्ट स्लाइड है ना। ये सब चीज सबसे पॉसिबल याद नहीं है, और ये सब ट्रिक ये नहीं बोलना किसी हम कोई टीचर पढ़ाता है उससे सीखे हैं, गारंटी देते हैं ताल ठोक के, है ना। पूरे यूट्यूब पे चल जाना, कोई चोलिया के हुक वाला ट्रिक अगर कोई खोज के देख दे, ये मेरा बनाया हुआ ट्रिक है, हम खुद बनाए हैं और कभी नहीं भूलते हैं, है ना। हाँ, और कुछ मास्टर अगर बनाया भी है ट्रिक, बेटवा बकलोल होता है हुक वाला, तो वो मेरा देख के ही बनाया है, ध्यान रखना, है ना। और टन टना टन 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 टारा, ध्यान रखना। और अभी तो मेन खेला शुरू हुआ है, पूरा कोलोजी ऐसे मुंह पे रटा देंगे, यही तो खास बात है मेरे पढ़ाने का, है ना। हाँ चलो सुनो, अब बस आप लोग रुकने के लिए तैयार हो तब, है ना, ध्यान रखना। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में और क्या है, अल्फा ब्लॉकर्स, कुछ कुछ अल्फा ब्लॉकर्स भी इस्तेमाल होते हैं। अब ये अल्फा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जिससे एक्चुअली वैसोडाइलेशन हो जाता है, ठीक है। अब अल्फा को जैसे ब्लॉक करेगा जोश में आ जाएगा, अरे भाई अल्फा को ब्लॉक करोगे तो क्या हो जाएगा, जोश। और हम लोग के गांव घर में अल्फा किसको कहता है पता है, जैसे छोड़वा सब होता है ना, छोड़वा सब का जैसे होता है ना बच्चा सब, छोटका सब बच्चा नहीं देखता है, देखना छोटका सब बच्चा का सामान छू छू के भागता है तो कैसे जोश में आ जाता है, तो हम लोग उसको अल्फा ही कहते हैं गांव घर में, उसको क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। तो जैसे अल्फा को हम छुएंगे जोश में आ जाएगा, समझ रहे हो, हाँ है ना। अरे अल्फा मतलब समझ जाओ, अल्फा को छुएंगे तो क्या होगा, जोश में आ जाएगा। तो यानी अल्फा ब्लॉकर्स, प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन, जोश वर्ड लगा रहेगा, है ना। प्राजोसिन, अरे भाई अल्फा मतलब अंदर की बात है, आप लोग समझ जाओ, अल्फा जैसे ब्लॉक करेंगे जोश में आ जाएगा, प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन, समझ रहे बात को, हाँ समझ रहे चलो, अब कुछ सेंट्रली एक्टिंग एजेंट्स होते हैं जो सीधा आपके ब्रेन पर काम करता है, जैसे कोलिनिन, मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा प्रेगनेंसी में सेफ माना जाता है, जो प्रेग्नेंट महिला होती है उसमें प्रेगनेंसी में यही दवा चलती है, बीपी की दवा, मिथाइल डोपा, समझ रहे बात को, समझ रहे ना, हाँ ठीक। ये क्या करता है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम करता है, सीधा ब्रेन पे काम करता है। एंड कुछ डायरेक्ट वेसोडाइलेटर्स हैं जो सीधा ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं, जैसे हाइड्रोलाजीन, मिनॉक्सीडिल, ये सब चीजें हैं, ठीक है, जो कि
आपके स्मूथ मसल्स के आर्टोलर को, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे कि रेजिस्टेंस कम होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो टोटल 8 क्लास मैंने बताया, इसमें 5 भी लिख दोगे एग्जाम में काम बन जाएगा। एंड 5 को तो हमको लगता है मुँह पे याद होगा, 8 बताया, 5 को लिख दोगे काम हो जाएगा। क्या क्या बोलो? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वेरी इंपॉर्टेंट। बताओ इसका ट्रिक क्या है ना, है ना? अरे बताओ भाई, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम मतलब कल, कौसे कल, कौसे कैल्शियम, कल क्या लगाएंगे? पिन, यानी कि वेरापेम, एमिलोडिपिन, निफेडिपिन एग्जांपल लिख देना। यहाँ पे देखो जो जो इंपॉर्टेंट है वो लिख दे रहा हूँ। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ARBs। अरे रिसेप्टर को जैसे ब्लॉक करेंगे टन टना टन 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 टारा, है ना? हाँ, टन टन टन, लो सार्टन, वेल सार्टन, टेल मी सार्टन। बेटवा सब बकलोल होता है, मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल, प्रोपेनोल, बिशोप्रोलोल। फिर डायरेटिक्स, डायरेटिक्स में एमाइड वर्ड लगा रहेगा या एजाइड वर्ड रहेगा। तो देखो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड या फ्रूसेमाइड या तो स्पाइरोलेक्टोन, इस तरीके से होता है, ठीक है। हाँ, एसी इनिबिटर्स, अरे भाई एसी को जैसे इनिबिट करेंगे परपरा जाएगा, परपराना मतलब प्रिल, एनेलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, कैप्टोप्रिल, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट है अल्फा ब्लॉकर। अरे अल्फा मतलब तो समझ रहे हो ना? हाँ, अल्फा को जैसे ब्लॉक करेंगे जोश में आ जाएगा, प्राजोसिन, डॉक्साजोसिन, टेराजोसिन, ये सब याद रहेगा तो काम हो जाएगा। बाकी और कुछ है ना, इतना तो कम से कम याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो, तो फाइनली है ना, मेरा क्लास यहाँ पर खत्म होता है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एंड देन उसके बाद हम लोग देखते हैं। मैम को बोला था मैंने कि एमसीक्यूज मैम बना के तैयार रखिएगा। देखते हैं मैम श्वेता मैम ही आपकी एमसीक्यूज बन के तैयार आ चुका है ना। चलिए, एमसीक्यूज मैम बनाकर भेज चुकी हैं। मैंने मैम को क्लास में आने से पहले बोल दिया था मैम कुछ एमसीक्यूज बनाकर रखिएगा। जो श्वेता मैम आप लोग की एग्जिट एग्जाम की क्लास ले रही है ना, एक्चुअल एमसीक्यूज वो कुछ क्रिएट करके देती हैं। वो आप लोगों के जो भी क्लास के एमसीक्यूज होते हैं, मैम ने, देखो मैंने एमसीक्यू सेट नहीं किए हैं, वो सब मैम ने किया है। अब आप लोग खुद जवाब दो, मैं नहीं बढ़ाऊंगा, आप लोग खुद जवाब दो, है ना। मुझे भी नहीं पता है वो एमसीक्यू का आंसर क्या होगा, है ना। चलिए, देखो मैं बहुत मन से पढ़ाया था, है ना। और ये सब के मैंने बताया ना, ये सब चीज़ सब कोई पचा नहीं सकता है ना। चलो, अब बताओ इसका क्या होगा। क्वेश्चन है पहला, द लीवर प्रोड्यूसेज विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन्वॉल्व इन RAAS। लीवर क्या बनाता है जो कि RAAS में इन्वॉल्व है? लीवर क्या बनाता है? रेनिन नहीं, रेनिन तो किडनी बनाता है दोस्त, रेनिन तो किडनी बनाता है, रेनिन तो किडनी बनाता है। एल्डोस्टेरोन ये तो एडिनल ग्लैंड बनाता है। एंजियोटेंसिनोजेन, यस, सारे बच्चे सी आंसर कर रहे हैं। आई हो दादा तू तो आंसर इतना देता, आई हो भाई। क्या बता, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, देखो कितना सारा आंसर आ रहा है, इतनी खुशी। चलो, अब दूसरा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, मजा आ जाता है ना। अ पर्सन विथ ब्लड प्रेशर, बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है बाबू, है ना। जिसका थोड़ा मतलब समझ रहे हो ना, डिप्लोमा इन फार्मेसी के बच्चों को इस तरीके के कॉन्सेप्ट समझा पाना थोड़ा मुश्किल होता है। चलो, अ पर्सन विथ ब्लड प्रेशर 142/95 mmHg फॉल्स अंडर विच कैटेगरी, किस कैटेगरी में आएगा? 142/95 बताओ किस में आएगा? नॉर्मल नहीं भाई, नॉर्मल तो 120/80, स्टेज 1 या स्टेज 2? 140 से ज्यादा है, समझ रहे हो बात को। तो ये स्टेज 1 में आना चाहिए, हाइपरटेंसिव क्राइसिस तो होगा नहीं, तो ये स्टेज 1 हाइपरटेंसिस टेंशन में आ जाएगा 140, है ना। स्टेज 2 में आएगा क्या, देख लो भाई, 140/95 है ना। हमने चार्ट पढ़ाया था ना, देख लो, कोई बात नहीं, थोड़ा चार्ट को देख के कन्फ्यूजन खत्म करते हैं। ये चार्ट देखो, यहाँ स्टेज 1 स्टेज 2 है, देखो 140 है ना, 140 के करीब में है तो वो स्टेज 1 में ही आएगा दोस्त। स्टेज 2 में 140 से ज़्यादा, 90 से नहीं, स्टेज 2 हाइपरटेंशन, चलो 140 से ज़्यादा है तो इतना एक्यूरेसी के साथ नहीं बनता है सवाल यार, है ना। ये मैम थोड़ा सा हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी की, ऐसा कोई बीपी मेजर करेगा 142, बताओ, हैं। इसको बने कर लो 160/95, तब स्टेज 3 हो जाए, स्टेज 2 हो जाएगा। 150 कर लो, कभी अच्छा बीपी नापने में कोई 142 लिखता है हैं?
142 लिखता है का मैम जी, आप भी ना। चलो हम लोग का मोए मोए कर दी मैम। यहाँ पे स्टेज 3 होना चाहिए, स्टेज 2 हो जाएगा, ठीक है। तब जब 150, अब 142 को बीपी नापेगा जी। चलो 140 होगा, 45 होगा, 50 होगा, 142, 141 कोई नापता थोड़ी है। चलो 3 नंबर, हाइपरटेंसिव क्राइसिस इज डिफाइंड एज अ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक पूछ रहा है सिर्फ, हाइपरटेंसिव क्राइसिस कब होगा? हाइपरटेंसिव क्राइसिस तो जब हाइयर देन 180, हाइयर देन 180, 180 से ज्यादा बीपी हो जाएगा तो उसको हाइपरटेंसिव क्राइसिस कहते हैं, ठीक है। विच एंजाइम कन्वर्ट्स एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2? एक क्वेश्चन तो अंगियों मार दोगे। 1 को 2 में कन्वर्ट कौन करता है? अरे भैया 1 को 2 में, एंजियोटेंसिन 1 को 2 में, रेनिन ना, एल्डोस्टेरोन ना, एसीई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। मस्त जवाब आ रहा है ना, क्या बात है, बढ़िया है, बढ़िया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग? इसमें से कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है? मैं नहीं बताऊंगा, अपने से जवाब दो, अपने से जवाब दो। कौन सा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स नहीं है? हम तब तक पानी पीते हैं थोड़ा सा। बीटा ब्लॉकर है, एसी इनहिबिटर है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, एंटा एसिड तो एसिडिटी को ट्रीट करता है ना दोस्त, ये कहां से होगा? सी। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बीटा ब्लॉकर यूज्ड इन हाइपरटेंशन? इसमें से कौन सा बीटा ब्लॉकर है जो हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होता है? कौन सा हाइपरटेंशन में इस्तेमाल होता है? और उसमें भी कौन सा बीटा ब्लॉकर? पहचानो कौन सा बीटा ब्लॉकर है। अरे बीटा ब्लॉकर यानी बेटा, बेटवा सब क्या होता है? बकलोल होता है। लोल वर्ड किस में लगा हुआ है? पिन लगा हुआ है, ये नहीं होगा, प्रिल लगा हुआ है, नहीं, एटिनोलोल, यस। हाय रे होठ लाली, हाय रे कजरा, जान मारे तोहरा टू पिस घगराए गोरी, करबू का मार झगड़ा ए गोरी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बीटा ब्लॉकर लॉल 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 लगा रहेगा। अरे प्रिल, प्रिल यानी प्रिल मतलब बताओ, परपराना, ये क्या है? एसी इनहिबिटर है, इनहिबिटर है, वेरी गुड। एम्लोडिपिन, अरे पिन कब लगाएंगे, आज या कल? पिन कब लगाएंगे, आज, कल, आज पढ़ लो। कल मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सीसीबी। स्पाइरोलेक्टोन डायूरेटिक्स है। मेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सीसीबी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैसे काम करता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से सवाल है ना, ठीक है, बताओ, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से सवाल है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैसे काम करता है? इनहिबिट सोडियम, सोडियम से लेना देना नहीं है। बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर नहीं। डायलेट ब्लड वेसल्स, यस, ये क्या करता है? ब्लड वेसल्स, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, कैल्शियम की एंट्री नहीं होगी जिससे ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएंगे, वेसो डायलेटर्स होता है। क्वेश्चन है लो सार्टन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, टन टना टन 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 टारा। अरे कब टन टना टन 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 टारा होगा? जब रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, जब रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे। कौन सा? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, बताओ। एसी इनहिबिटर्स नहीं, एसी इनहिबिटर में प्रिल वर्ड लगा रहेगा, बिटवा सब बकलोल लगा रहेगा, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में पिन लगा रहेगा, ये टन टना टन 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 रहा है। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर है ना, गचपचा जाओगे अगर ट्रिक याद नहीं रहेगा, याद रखना। एम्लोडिपिन बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग? एम्लोडिपिन बताओ। अरे पिन पिन पिन, आज आज आज, नहीं नहीं निकल, बहुत मजे ले रहे हो। है ना। अरे पिन कब लगाओगे? आज ना, कल, कल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एक बार पिछले बैच में जब हम पढ़ा रहे थे तो सर आप बोले थे कल पिन लगाने के लिए, हमको कोई नहीं लगाने दे रहा है। बोले अरे भाई हमको कौन लगाने दे रहा है, हम भी तो नहीं लगा रहे। क्लास में पहले बोला बहुत अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है, बहुत, प्लीज आप हमसे बात कीजिए, हमसे बात कीजिए, यही टॉपिक पढ़ाए थे, एक दिन पहले पढ़ाए थे। अब दूसरे बोला सर आप बोले थे कल लगाने के लिए, हमको कोई लगाने नहीं दे रहा है।
कोई लगाने नहीं दे रही है। हम बोले अरे यार बाद में लगा लियो, कोई बात नहीं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। चलो एक क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा ब्लॉकर? अल्फा मतलब समझ रहे हो, समझ रहे हो? अल्फा अंदर की बात है, अल्फा। अरे अल्फा को जैसे ब्लॉक करेंगे जोश में आ जाएगा, देख लो। अब आप लोग खुद आंसर देख लो। अल्फा को ब्लॉक करेंगे क्या होगा? जोश में आ जाएगा। तो लिसिनोप्रिल, प्राजोसिन, एम्लोडिपिन या प्रोपेनोलॉल? तो प्राजोसिन जोश वर्ड है। प्रिल वर्ड एसी इनिबिटर्स, डिपिन पिन 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 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, प्रोपेनोलॉल बीटा ब्लॉकर। हो गया खुश? चलो कुछ सवाल और मेरे क्लास में भी बना हुआ है, ये तो मैम बना के सवाल दी थी। मैम सवाल देती है तो जानबूझ के ऐसा देती है ना कि बच्चा बनिए नहीं पाए, उनको नहीं पता है पढ़ा कौन रहा है। चलिए कोई नहीं, एक सवाल है, व्हाट कॉम्प्लिकेशंस कैन अ हाइपरटेंसिव क्राइसिस लीड टू? अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है ना, तो क्या हो सकता है बताओ? स्ट्रोक एंड हार्ट फेल्योर, डायबिटीज, किडनी स्टोन या लो ब्लड प्रेशर? तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस से स्ट्रोक या हार्ट फेल्योर का होने का चांस है। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ एंजियोटेंसिन 2 ऑन ब्लड प्रेशर? प्राइमरी इफेक्ट ब्लड प्रेशर पर क्या होता है? तो ये क्या ब्लड वॉल्यूम को कम कर देता है? नहीं, एंजियोटेंसिन 2 तो बढ़ाता है ना। इंक्रीज आर्टिकुलर कॉन्स्ट्रिक्शन एंड स्टिमुलेट एल्डोस्टेरोन रिलीज, यस, ये आर्टिकुलर कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ा देता है, एल्डोस्टेरोन को रिलीज कर देता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड एज अ पार्ट ऑफ DASH यानी डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, यानी DASH हाइपरटेंशन के लिए कौन सा डाइट चेंज किया जाता है? तो साल्ट इंटेक बढ़ा देना, इंक्रीज नहीं, इंक्रीज नहीं। ज़्यादा फैट खाना नहीं, ईट मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यस। लिमिट एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करो। ज़्यादा फ्रूट और वेजिटेबल्स, यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन है आज के क्लास का लास्ट, क्लास करके आप मेरी बकबकी से राहत पा जाएंगे। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशंस हेल्प्स लोअर ब्लड प्रेशर बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ कैल्शियम इनटू मसल सेल ऑफ हार्ट? कौन सा इसमें से मेडिकेशन है जो कैल्शियम की एंट्री को रोकता है, ब्लॉक करता है? डायूरेटिक्स नहीं, डायूरेटिक्स तो यूरिन को बाहर करता है, ये नहीं होगा। बीटा ब्लॉकर्स नहीं होगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यस, CCB कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।